गुड मॉर्निंग। मैं अखिलेश स्वागत करता हूं आपका गोल विद AK सर यूट्यूब चैनल पे। आज है 11 अगस्त। 11 अगस्त को एक और करंट अफेयर की वीडियो के साथ मैं आपके बीच में हाजिर हूं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं कल का जो क्वेश्चन ऑफ द डे था उसके बारे में। कल का जो क्वेश्चन ऑफ द डे था कि किस प्रौद्योगिकी कंपनी का ने एक नया फाइल साझाकरण फीचर जिसको नाम दिया गया है नियर शेयर लॉन्च किया है। अब देखिए नियर शेयर क्या है, जैसे शेयरिट वगैरह होते थे वैसे ही आपका नियर शेयर है। अब किसके द्वारा लॉन्च किया गया है ये आप समझ लीजिए। इसको लॉन्च किया है गूगल ने। किसने? गूगल ने इसको लॉन्च किया है, याद रखिए। और गूगल के द्वारा जब इसे लॉन्च किया गया तो किसके लिए लॉन्च किया गया है? फॉर एंड्रॉयड यूज़र, जो आपके एंड्रॉयड यूज़र होते हैं उनके लिए नियर शेयर नाम का एक नया फाइल साझाकरण या फाइल शेयर करने वाला फीचर लॉन्च किया गया है। एक इमेज आप देख रहे हैं, यही है आपका नियर शेयर। तो उम्मीद कर रहा हूँ ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। अब आज के वीडियो के प्रश्नों की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहला आपके पास प्रश्न है वो आप देखिए, दिया हुआ है हाल में ही किस देश के सर्वोच्च नेता ने अपना ट्विटर हैंडल हिंदी में जारी किया है? अब इसका सही उत्तर हो जाएगा ईरान। ईरान के जो सर्वोच्च नेता हैं उनकी अगर हम बात करें तो एक यहाँ पर आप इमेज देख रहे हैं, यही है ईरान के सर्वोच्च नेता। इनका नाम है अयातुल्ला खमेनेई। क्या नाम है इनका? अयातुल्ला खमेनेई। अब कुछ इनके बारे में बातें हो जाए। इनके बारे में अगर हम बात करना चाहें तो ध्यान दीजिएगा कि ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला खमेनेई ने 9 अगस्त 2020 को एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए हिंदी में अपना ट्विटर हैंडल लॉन्च किया। 9 अगस्त को इन्होंने हिंदी में अपना ट्विटर हैंडल लॉन्च किया है। वर्तमान में ये क्या कर रहे हैं? फारसी में, अरबी, उर्दू, फ्रेंच, स्पेनिश, रूसी और अंग्रेजी में ट्वीट करते थे। अब ये हिंदी में भी ट्वीट करेंगे। क्लियर है? तो आपने इनकी इमेज देख ली है। ईरान के ये सर्वोच्च नेता हैं। अब एक पॉइंट मैं आपको और बता देता हूँ। यहाँ पर आप देख रहे हैं ईरान का मैप, ठीक है, ईरान का मैप। ईरान के मैप की अगर बात करें तो इसमें आपको कैपिटल को भी मैंने मार्क किया हुआ है। कैपिटल क्या है इसकी? तेहरान। और साथ ही साथ इसकी मुद्रा की बात करें तो मुद्रा है इसकी रियाल। क्लियर है इतनी बात? चलिए अब आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 2 की ओर। प्रश्न नंबर 2। अब प्रश्न नंबर 2 दिया हुआ है, विश्व आदिवासी या मूल निवासी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? विश्व आदिवासी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? सही उत्तर क्या हो जाएगा इसका? 9 अगस्त। सही उत्तर इसका हो जाएगा 9 अगस्त। अब इसके बारे में हमको थोड़ा सा बातें करनी चाहिए, कुछ इसके फैक्ट, कुछ तथ्य हमको जान लेने चाहिए। चलिए आगे देखते हैं इसके बारे में कुछ प्रमुख तथ्य। अब समझिए कि दिया हुआ है विश्व आदिवासी दिवस 9 अगस्त 2020 को मनाया जाता है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। इस वर्ष की थीम की अगर बात करें, यानी 2020 की जो थीम होगी वो क्या है? कोविड-19 एंड इंडिजीनियस पीपल्स रेजिलियंस। ठीक है, कोविड-19 एंड इंडिजीनियस पीपल रेजिलियंस, ये इसकी 2020 की थीम है। अगर बात करें कब से मनाया जा रहा है तो 9 अगस्त 1994 से रेगुलर आपका मनाया जा रहा है। अब थोड़ी सी और अगर हम बातें करना चाहें, ठीक है, क्या बातें करना चाहें वो आप समझ लीजिएगा। अगर बात करें कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कुल आबादी का 8.6% आदिवासी थे, यानी आदिवासियों की संख्या जो है हमारे कुल आबादी का 8.6% है। अब अगर सबसे ज़्यादा आदिवासियों की बात करें तो नंबर 1 पर कौन आता है? मध्य प्रदेश। नंबर 2 पर छत्तीसगढ़, फिर झारखंड आता है, फिर आंध्र प्रदेश आता है, फिर महाराष्ट्र आता है, फिर उड़ीसा आता है, फिर गुजरात और फिर आपका राजस्थान। ये टॉप जो हैं वो 8 राज्य हैं जहां पर आदिवासी सबसे ज़्यादा संख्या में निवास करते हैं। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक 14.69% मध्य प्रदेश में आदिवासियों की आबादी है। भारत में जितनी आबादी पड़ती है आदिवासियों की उसका 14.69% केवल मध्य प्रदेश में। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 3 की ओर। प्रश्न नंबर 3 आप देख लीजिएगा, दिया हुआ है किसने खोजी पत्रकारिता के लिए एशियन स्कूल ऑफ जर्नलिज्म का पुरस्कार जीता है? एशियन स्कूल ऑफ जर्नलिज्म का पुरस्कार किसने जीता है? एक इमेज आप देख रहे हैं, ये इमेज है नितिन सेठी की। तो नितिन सेठी ने ही ये पुरस्कार जीता है, याद रखिएगा, खोजी पत्रकारिता के लिए। अब थोड़ी सी और बात करना चाहें इनके बारे में अगर हम, तो देख लीजिए। अब ये किससे जुड़े हुए हैं? तो द हफिंगटन पोस्ट इंडिया के नितिन सेठी ने 8 अगस्त 2020 को एशियन कॉलेज ऑफ जर्नलिज्म का अवार्ड खोजी पत्रकारिता के लिए जीता। ठीक है, सेठी ने चुनावी बॉन्ड पर पैसा पॉलिटिक्स शीर्षक वाली उनकी 6 भाग की श्रृंखला के लिए 2 लाख रुपए पुरस्कार जीता है। पैसा पॉलिटिक्स नाम का जो है एक इन्होंने ये जो है प्रकाशित करते थे और उसके 6 भाग इन्होंने प्रकाशित किए थे, उसी के लिए ये पुरस्कार इनको एशियन कॉलेज ऑफ
जर्नलिज्म का अवार्ड दिया गया है। 2 लाख रुपए इसमें इनामी राशि है। चलिए आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 की अगर बात करें तो हाल में ही महिंद्रा राजपक्षे ने श्रीलंका के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है। श्रीलंका के प्रधानमंत्री के रूप में यह उनका कौन सा कार्यकाल होगा? यानी एक तरीके से यह भी प्रश्न बन सकता है श्रीलंका के प्रधानमंत्री के रूप में वो कौन सी बार शपथ दे रहे हैं? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? चौथी बार। यहाँ पर एक इमेज देख रहे हैं जिसमें 2 भाई हैं। एक भाई राष्ट्रपति है जो अपने दूसरे बड़े भाई को क्या करवा रहा है? प्रधानमंत्री की शपथ दिलवा रहा है। ठीक है, थोड़ी सी बात कर लेते हैं इनके बारे में, ध्यान दीजिए। महिंद्रा राजपक्षे ने चौथी बार श्रीलंका के पीएम के रूप में शपथ ली। उनके छोटे भाई राष्ट्रपति गोबतया राजपक्षे ने उन्हें शपथ दिलवाई है। क्लियर है? ये शपथ समारोह कोलंबो के पास केलनिया महाविहार में आयोजित किया गया था। ठीक, महिंद्रा राजपक्षे 2006 से 2015 तक श्रीलंका के राष्ट्रपति भी रहे हैं। इनकी पार्टी की बात करें तो श्रीलंका पीपुल्स पार्टी, SLPP। क्लियर? चलिए अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 5 की ओर। प्रश्न नंबर 5 दिया हुआ है, हाल में ही चीन भारत छोड़ो अभियान किसके द्वारा लॉन्च किया गया? चीन भारत छोड़ो अभियान किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? अखिल भारतीय व्यापारियों का परिसंघ। अखिल भारतीय व्यापारियों का परिसंघ के द्वारा चीन भारत छोड़ो अभियान लॉन्च किया गया। अब कुछ बातें इस पर कर लेते हैं। देखिए ध्यान दीजिएगा, आप सब लोग जानते हैं चीनी सामान का हम लोग बहिष्कार कर रहे हैं। चीन से कम आयात हो, इस पर हम लोग ज़्यादा जोर दे रहे हैं। हाल में ही कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स, ठीक है, कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स ने चीन भारत छोड़ो अभियान लॉन्च किया है। अब इसके तहत भारत में चीन के बढ़ते व्यापार को क्या की जाएगी? रोक लगाई जाएगी, यानी उसकी रोक लगाने पर मांग की जाएगी उसकी। अब इसके बारे में अगर बात करें कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स CAIT की, तो यह भारत के व्यापारिक समुदाय का राष्ट्रीय स्तर का एक गैर सरकारी शीर्ष निकाय है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली के व्यापार भवन में स्थित है। क्लियर है? चलिए हिंदी में अगर हम कहें तो हिंदी में क्या है? अखिल भारतीय व्यापारियों का परिसंघ, और इंग्लिश में है कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 6 की। प्रश्न नंबर 6 की अगर बात करें तो दिया हुआ है, हाल में ही हिंद महासागर में फंसे एक जापानी जहाज से तेल रिसाव के कारण किस देश ने पर्यावरण आपातकाल की घोषणा की है? अच्छा, हिंद महासागर की बात कर रहा है तो इसमें क्या हो जाएगा आपका उत्तर? मॉरिशस। एक यहाँ पर इमेज आप देख रहे हैं, इस इमेज में एक जहाज जो है एक जगह पर खड़ा हुआ है, जो एक लोकेशन से टकरा गया। ठीक है, टकराने के बाद क्या हुआ है, उसमें जो क्रू मेंबर्स थे उनको बचा लिया गया। अब वो थोड़ा सा टूट गया है तो उसमें जो आपका तेल था उसका रिसाव हो रहा है, और इस जहाज़ की क्षमता जो है वो 4000 लीटर के आसपास थी। ठीक है, देख लेता हूँ एग्जैक्ट आपको फिर देकर बता देता हूँ। 4000 टन थी, माफ़ कीजिएगा, लीटर नहीं। चलिए कुछ बातें हो जाती हैं इसके बारे में। ठीक है, पर्यावरण ने इसकी घोषणा की है। MK वाक्सियो नाम का यह जहाज़ जापान के स्वामित्व वाला है, लेकिन पनामा में पंजीकृत है। MK वाक्सियो जहाज़ का नाम याद रखिएगा। यह 25 जुलाई को चीन से ब्राज़ील जाते हुए यह चट्टान से टकरा गया था। हालांकि इसके चालक दल को निकाल लिया गया था। ठीक है, और इसमें 4000 टन की क्षमता है इस जहाज़ की, और इसमें जो भरा हुआ तेल है उसका रिसाव क्या हो गया है? शुरू हो गया है। अब मॉरिशस ने फ्रांस से मदद मांगी है। ठीक है, फ्रांस का एक द्वीप है वहीं पर रीयूनियन द्वीप, जो कि हिंद महासागर में मॉरिशस के पास ही स्थित है। अब उससे मदद मांगी गई है, देखते हैं वो क्या करता है। मॉरिशस के प्रधानमंत्री की बात करें तो आप जानते हैं क्या नाम है उनका? प्रवीण जुगन्नाथ। क्या नाम है? प्रवीण जुगन्नाथ। चलिए अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 7 की। प्रश्न नंबर 7 की अगर बात करें तो दिया हुआ है, हाल में ही माथेरॉन में 77 नई प्रजातियों सहित तितलियों की 140 दुर्लभ प्रजातियों की खोज की गई है। माथेरॉन किस प्रमुख शहर के पास पड़ता है? माथेरॉन किस प्रमुख शहर के पास पड़ता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा मुंबई। ठीक है, मुंबई के पास एक जगह है माथेरॉन, वहाँ पर क्या किया गया है? 77 नई प्रजातियों की खोज की गई है। ठीक है, और इनको मिलाकर तितलियों की 140 दुर्लभ प्रजातियां जो हैं क्या की गई हैं? खोजी गई हैं। अब एक इमेज देख रहे हैं, यही तितलियों की बात हो रही है। थोड़ी सी बात हो जाती है इनके बारे में, ध्यान दीजिए। हाल में ही 125 वर्षों के लंबे अंतराल के बाद महाराष्ट्र के मुंबई के पास माथेरॉन में 77 नई प्रजातियों सहित तितलियों की 140 दुर्लभ प्रजातियां खोजी गई। अब ये खोज किसने की है? ये खोज बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी और साथ ही साथ सोमैया विश्वविद्यालय
के वैज्ञानिकों द्वारा की गई है। बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी और सोमैया विद्या विहार विश्वविद्यालय के जो वैज्ञानिक हैं उनके द्वारा खोज की गई है। क्लियर है। अब अगर हम बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री की बात करें, बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री जो हमारा है जिसने खोज की है, मुख्य रूप से इसी का योगदान है। यह भारत की सबसे बड़ी गैर सरकारी संस्थाओं में से एक है जो संरक्षण और जैव विविधता अनुसंधान में लगी हुई है। इसके द्वारा जर्नल ऑफ बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी प्रकाशित की जाती है। जर्नल ऑफ बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी का प्रकाशन किया जाता है। 15 सितंबर 1883 को स्थापित की गई थी। मुख्यालय इसका मुंबई में है। याद रखिएगा, बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री की बात करेगा, हेडक्वार्टर मुंबई में है, 1883 में स्थापित हुई है और इसके द्वारा जर्नल ऑफ बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी का प्रकाशन किया जाता है। चलिए अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 8 की। प्रश्न नंबर 8 दिया हुआ है, ध्यान देते रहिएगा, कि रक्षा मंत्रालय ने आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा देने के लिए कितनी रक्षा वस्तुओं के आयात पर रोक लगा दी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 101। 101 और जो रक्षा वस्तुएं हैं उनके आयात पर क्या कर दी गई है? रोक लगा दी गई है। अब कुछ इसके बारे में अगर हम बात कर लें तो हमारा जो रक्षा मंत्रालय है उसने क्या किया है कि स्वदेशीकरण को बढ़ावा देने के लिए 101 रक्षा वस्तुओं के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है, जिसमें अगर हम देखें तो आर्टिलरी गन, मिसाइल डिस्ट्रॉयर, जहाज जनित क्रूज मिसाइलें, हल्के लड़ाकू विमान, हल्के परिवहन विमान, लंबी दूरी की भूमि पर हमला करने वाली क्रूज मिसाइलें, संचार उपग्रह आदि जो हैं वो रक्षा सामग्रियां इसमें शामिल है। क्लियर है। अब कुछ पॉइंट मैं आपको और बताता हूँ। अप्रैल में एक रिपोर्ट जारी हुई थी जिसमें कहा गया था कि अमेरिका और चीन के बाद भारत तीसरा सबसे बड़ा सैन्य खर्च करने वाला देश है। अमेरिका नंबर 1 पर है, उसके बाद चीन है और उसके बाद आपका भारत है। सबसे ज़्यादा सैन्य पर खर्चा करने वाला तीसरा देश है। क्लियर है इतनी बात। अब बात करते हैं एक और पॉइंट की, तो एक पॉइंट और आप समझ लीजिए। एक पॉइंट समझिए कि इससे पहले रक्षा मंत्रालय ने रक्षा उत्पादन और नीति प्रोत्साहन, निर्यात प्रोत्साहन नीति का मसौदा भी तैयार किया था। ठीक है। और भारत जो है दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा हथियारों का आयातक देश है। इस बात को भी आपको याद रखना है। सबसे ज़्यादा हथियारों का आयात दूसरे नंबर पर करता है भारत। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 9 की। प्रश्न नंबर 9 है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8 अगस्त 2020 को राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र का उद्घाटन निम्न में से किस शहर में किया है? उत्तर क्या हो जाएगा इसका? दिल्ली। क्लियर है, उत्तर क्या हो जाएगा? दिल्ली। कुछ बातें कर लेते हैं इसके बारे में। दिया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में स्वच्छ भारत अभियान के तहत राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र, ठीक है, का उद्घाटन किया है। राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र के मौके पर प्रधानमंत्री ने महात्मा गांधी को समर्पित किया। ठीक है। और एक पॉइंट मैं आपको और बता देता हूं कि राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र का गठन की बात जो है 10 अप्रैल 2017 को गांधी जी के चंपारण सत्याग्रह के 100 वर्ष पूरे होने के मौके पर कही गई थी कि इसका गठन किया जाएगा। तो याद रखिएगा, राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र कहाँ पर बनाया गया है? दिल्ली में। किसके द्वारा उद्घाटन किया गया? नरेंद्र मोदी जी द्वारा। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 10 की। प्रश्न नंबर 10 की अगर हम बात करें तो ध्यान दीजिए, दिया हुआ है हाल में ही किस राज्य सरकार ने अगले सत्र से खुद का शिक्षा बोर्ड बनाने की घोषणा की है? तो वो कौन हो जाएंगे? आपके दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं जिनका नाम है मनीष सिसोदिया। उप मुख्यमंत्री माफ कीजिएगा, मनीष सिसोदिया, और वो शिक्षा मंत्री हैं। उन्होंने रिसेंटली बताया है कि पूरा प्रोग्राम तैयार है। इसके लिए 2 समितियों का भी गठन किया गया था। पूरा प्रारूप तैयार है। अगले सत्र से हमारा खुद का शिक्षा बोर्ड होगा जो सभी कक्षाओं के ऊपर प्रभावी होगा। क्लियर। चलिए अब आज के लास्ट प्रश्न की बात कर लेते हैं। दिया हुआ है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल में ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कृषि अवसंरचना कोष एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के तहत कितने लाख करोड़ रुपए का वित्तीय पोषण सुविधा को लॉन्च किया है? तो उत्तर हो जाएगा आपका 1 लाख करोड़। क्लियर है। बहुत ज़्यादा इसके बारे में डिटेल में बात नहीं करने वाले हैं, यहीं से एक प्रश्न आपका बन सकता है। अब आज का क्वेश्चन ऑफ द डे, सुन लीजिएगा कि हाल में ही केंद्र सरकार ने चीन की सीमा से लगे किस राज्य के गांवों में पर्यटन को बढ़ावा देने का निर्णय लिया है? आपको बताना है कि हाल में ही केंद्र सरकार ने चीन की सीमा से लगे किस राज्य के गांवों में पर्यटन को बढ़ावा देने का निर्णय लिया है। उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज़। थैंक यू वेरी मच।